वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ नीट 2025 रिवीजन सीरीज। आज मैं आप लोगों को आगे का पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है। और ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मेरा और नीट के बारे में। ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, ये वाली इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड है। ठीक है। अगर आप इस स्लाइड को दिमाग में रखेंगे तो आपके लिए नीट की तैयारी, बायोलॉजी की तैयारी करना आसान रहेगा। राइट। ओके। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का कंप्लीट कोर्स चल रहा है और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस सेशन में आपको इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तो देखिए, मैंने क्या पूछा था आपसे कि इन एन एग्जांपल ऑफ अ स्पीशीज रिसेंटली डेवलप्ड डिस्कवर्ड ऑन planet Earth 869 the planet shows same rules of science। same rules of science का मतलब ये है कि जो ग्रेडियंट रूल्स हैं, जो लॉज ऑफ डिफ्यूजन है, लॉज ऑफ ऑस्मोसिस हैं, वो सारे सिमिलर हैं। Let's assume that the species is just like Homo sapiens and the atmospheric pressure is 45 mm of Hg। अब यहाँ पे मैंने गैस का मेंशन नहीं कर रखा है, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सवाल है। अंडर व्हाट कंडीशंस विल द ऑर्गेनिज्म इंस्पायर एंड एक्सपायर। तो जब आपका पल्मोनरी प्रेशर 40 होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 45 है, यानी योर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज 40 mm Hg and atmospheric pressure is 45 mm Hg, तो क्या होना चाहिए? सोच के बताइए। इंस्पिरेशन होना चाहिए। राइट। इसको मैं आगे और भी अच्छे से डिस्कस करूंगा क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो इसी इसी क्वेश्चन का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है। जब पल्मोनरी प्रेशर 50 होगा तो एक्सपिरेशन होगा। राइट। जब 60 होगा तो भी एक्सपिरेशन होगा। राइट। ये पल्मोनरी प्रेशर है। जब 35 होगा तो क्या होगा? इंस्पिरेशन होगा। ठीक है। क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, पल्मोनरी प्रेशर कम है 35 के केस में। 20 होगा तो भी इंस्पिरेशन होगा और 32 होगा तब भी इंस्पिरेशन होगा। तो केवल दो केसेस में, जब पीएल 50 और 60 है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर 50 और 60 एमएम ऑफ एचजी है, तब सिर्फ एक्सपिरेशन होगा, बाकी हर केस में इंस्पिरेशन होगा। बहुत बेसिक, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन, इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं बनता है, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट आएगी। ठीक है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा था एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, पसंद आया होगा, और इसी के बेसिस पे आज का आगे का लेक्चर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके। मैं इसका आंसर इसलिए नहीं लिख रहा हूं ताकि जब भी आप इस क्वेश्चन को देखें, जब भी आप इस लेक्चर को देखें, दोबारा देखें, तो 2 मिनट पॉज करिएगा, जो मैंने बोला है उसको प्लीज सुनिएगा, वापस जाइएगा, देखिएगा कि जो मैंने बोला है क्या सही बोला है। ठीक है। क्योंकि मैं भी ये देखता हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, क्या वो मेरे साथ एंगेज कर रहे हैं जितना मैं उनके साथ एंगेज कर रहा हूँ। तो आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा कि मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो सही है कि गलत है, और अगर सही है तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। आज हम आपसे पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये सबसे बेसिक पार्ट्स में से एक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सॉरी फॉर दैट। आज हम ये कह रहे हैं कि आज हम इससे 2 क्लासेस पहले हमने, सबसे पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में फर्क क्या है। पहली बात तो रेस्पिरेशन एनर्जी का प्रोडक्शन है, ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। दूसरी बात, हमने एनिमल किंगडम के पूरे उसमें जितने भी फाइलम्स थे, उसमें फाइलम में देखा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म, किस तरह का ऑर्गेनिज्म किस तरह से ब्रीदिंग या एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, उसमें कौन सा कंडक्टिंग पार्ट है, कौन सा कंडक्टिंग पार्ट नहीं है, कौन सा एक्चुअली रेस्पिरेटरी पार्ट है, कंडक्टिंग पार्ट का क्या क्या काम होता है। मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको पढ़ाया है, काफी इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकता है और बनेगा। दूसरे जो स्लाइड थी, दूसरा जो लेक्चर था, सॉरी आपका, उसमें मैंने आपको बताया था बेसिक रूल्स ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है। कि ब्रीदिंग होती कैसे है। ठीक है? उसके क्या क्या मैकेनिज्म्स होते हैं, उसमें कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, याद कर सकते हैं, बता सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं।
इंस्पिरेशन में कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है, एक्सटर्नल या इंटरनल? अगर आपका जवाब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है तो सही है। अगर आपका जवाब इंटरकोस्टल मसल्स है फॉर एक्सपिरेशन तो आपका जवाब गलत है। दोबारा से उस लेक्चर को देखिए, पढ़िए, समझिए। डायफ्राम कहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंस्पिरेशन में, एक्सपिरेशन में? पल्मोनरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और पल्मोनरी प्रेशर किसमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसमें ज्यादा होगा, पल्मोनरी से, इंस्पिरेशन में, एक्सपिरेशन में? ऐसे कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप फिर से वो लेक्चर देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया है तो। और ये लेक्चर लेने से करने से पहले पिछले 2 लेक्चर जरूर पढ़ लीजिए, आपके लिए यही फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो आज हम क्या बात करने जा रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करने जा रहे हैं। एल्विलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू आल्सो। यानी सिर्फ एल्विलाई के अंदर ही आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता है, आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस ब्लड और टिश्यू के अंदर भी होता है। हाउ? जैसे कि पहले में मैंने बताया, प्रेशर ग्रेडियंट बनता है। किसी भी तरह का ग्रेडियंट जरूरी है फ्लो के लिए, चाहे वो आप बायोलॉजी की बात करें तो प्रेशर ग्रेडियंट, जैसे इस केस में केमिस्ट्री की बात करें तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम ऑस्मोसिस में पढ़ते हैं, राइट? ऑस्मोसिस में पढ़ते हैं, डिफ्यूजन में पढ़ते हैं, राइट? फिजिक्स में हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करते हैं या टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात करते हैं, राइट? तो ग्रेडियंट की जरूरत होती है। Apart from gradient, solubility of the gases and thickness of the membrane also affect the rate of diffusion. अब जाहिर सी बात है, कौन सी गैस वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन में कितनी ज्यादा सॉल्युबल है, ये भी तो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आज हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस को समझने की कोशिश करेंगे, राइट? अब देखिए, आपके एनसीईआरटी की किताब में बहुत अच्छे से समझा रखा है, बहुत अच्छे से बता रखा है टेबल के फॉर्म में। आज इसी टेबल को डिकोड करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए, पहले मैं आपको ऑक्सीजन के बारे में बताने जा रहा हूं। ठीक है, ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 159 mm ऑफ Hg। एल्विलाई में कितना है, 104 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन रिच एयर कहाँ जानी चाहिए दोस्तों, ये जानी चाहिए एल्विलाई में। गुड, एटमॉस्फेयर से एल्विलाई में गई, क्योंकि ग्रेडियंट है लगभग 59 माइनस 04 करेंगे तो कितना आएगा, 55 mm Hg का लगभग ग्रेडियंट है। किसके बीच में, एटमॉस्फेरिक एयर और एल्विलाई के बीच में, राइट? नेक्स्ट आते हैं हम ब्लड डीऑक्सीजनेटेड पे और ब्लड ऑक्सीजनेटेड पे और टिश्यूज पे आते हैं। अब आप ब्लड ऑक्सीजनेटेड और टिश्यूज को देखिए, जब ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा होगा, अगर ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो वो कहाँ मूव करेगा, टिश्यूज में मूव करेगा, राइट? अगेन प्रेशर ग्रेडियंट का कंसेप्ट आता है। तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है 95 mm ऑफ Hg, टिश्यूज में है 40 mm ऑफ Hg, 55 mm ऑफ Hg का डिफरेंस है। एक चीज गौर करिएगा, एक चीज ध्यान देखिएगा कि यहाँ पे भी 55 mm ऑफ Hg है और यहाँ पे भी 55 mm ऑफ Hg है। अब एक बात बताइए, सोच के बताइएगा, ठीक है? अगेन बायोलॉजी है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ रटना है भैया, समझना भी है। एक बार समझ लोगे बहुत अच्छा रहेगा। जब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है और टिश्यूज है, इन दोनों का प्रेशर तो भाई इक्वल है। यहाँ पे भी 40 mm Hg है, यहाँ पे भी 40 mm Hg है, यहाँ 45 mm Hg है, यहाँ पे भी 45 mm Hg है। इसका मतलब क्या है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू का आपस में कोई भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता नहीं है, या अगर होता भी है तो दोनों का जो साइन है वो इक्विलिब्रियम का साइन है। When the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction, there is no apparent reaction that is taking place. ये वाली कंडीशन है आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यूज में।
रिमेंबर, ये जो अभी मैंने बात कही ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कही है, इसकी फैक्चुअल एक्यूरेसी नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कही है कि ब्लड डीऑक्सीजनेटेड और टिश्यू में कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा, या हो रहा होगा तो इक्वल रेट पे अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होगा। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे। ऑक्सीजन की कहानी समझ आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड पे आ जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कितनी है दोस्त, सोच के बताओ। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, और फिर हाँ, ज्यादा से ज्यादा 0.3 से 0.5 नहीं है, उससे उससे ज्यादा नहीं है, 0.5 से ज्यादा नहीं है, तो 0.3 यहाँ दे रखी है। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन 0.3 एटमॉस्फेयर में है और एल्विलाई में 0.40 है, तो कहां से कहां कार्बन डाइऑक्साइड मूव करनी चाहिए, एल्विलाई से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेरिक एयर में मूव करनी चाहिए। अगेन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर होगी। एल्विलाई का केस समझ आया। अब आते हैं कहां पे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यूज में। टिश्यूज, इन दोनों में से किस में ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, 45, यानी टिश्यूज में ज्यादा है। तो टिश्यूज से ऑक्सीजन जाएगा किसकी तरफ, टिश्यूज से ऑक्सीजन नहीं जाएगा, टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ, राइट। ओके, ये वाला एक छोटा सा फ्लो चार्ट है जिसमें मैंने बता रखा है, एटमॉस्फेयर से अल्विलाई की तरफ जा रही है ऑक्सीजन, एयर रिच इन O2, एल्विलाई से एटमॉस्फेयर की तरफ जा रही है एयर रिच इन CO2, एयर रिच इन O2 जा रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू की तरफ, और टिश्यू से ऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ जा रही है एयर रिच इन CO2। ठीक है, इतना बेसिक समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब मैंने पूछा आपसे, मैंने डाला भी था, सोचिएगा इसके बारे में कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू का क्या रिलेशन होना चाहिए। क्या जो मैंने इक्विलिब्रियम वाली बात कही है वो होती है, या अभी तक मैंने आपको जो भी एक ग्रेडियंट के बारे में पढ़ाया है, देखिए अगर एग्जामिनर थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट होगा ना, एग्जामिनर ने थोड़ा सा भी सोच के पेपर बनाया होगा ना, तो वो ऐसे सवाल बना देगा। ठीक है, तो वो पैटर्न चेंज होने वाला है, पैटर्न चेंज होने वाला है, तो कमर कस लीजिए। जब तक आपकी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी बायोलॉजी की, आई एम सॉरी टू से 360 तो क्या 300 नंबर भी लाना मुश्किल हो जाएगा। ध्यान से रखिए, ध्यान से पढ़िए और देखिए कि क्या यहाँ पे कुछ मूवमेंट होगा कि नहीं होगा। डेटा आपके सामने है। आइए, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग मैंने जैसे कि बताया, इंस्पिरेशन एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, और एक्सपिरेशन एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। ये वही पुरानी स्लाइड है जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करने के लिए कि एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको देख के चलिए, ध्यान से चलिए, उसके लिए मैंने आपको ये चीज बता दी है। ठीक है, आपके खुद के रिवीजन के लिए। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए और ज्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए मैंने ग्रेडियंट ऑफ ऑक्सीजन भी डाल दिया है। तो सबसे ज्यादा आपको ग्रेडियंट, सबसे जो थिक बार है वो आपको एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेगा, फिर एल्विलाई में, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, फिर टिश्यू में। एटमॉस्फेयर 159, एल्विलाई 104, ऑक्सीजनेटेड ब्लड 95, टिश्यू 40। इसके और इसके बीच में 55, इसके और इसके बीच में भी 55 mm ऑफ Hg। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जस्ट उल्टा है, टिश्यू आपका आ रहा है 45, 40, एल्विलाई 40 और 0.3। लेकिन यहाँ पे आपको डिफरेंस इक्वल देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, वो क्यों नहीं देखने को मिल रहा है, जानने की जरूरत नहीं है। ओके, अभी जानने की जरूरत नहीं है, वो एक बहुत लंबा लेक्चर होगा, और वो अभी आपके सिलेबस का और अभी आपका जो आपका लेवल है उस पे ये इतना जानने की, इतना डीप में जानने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं,
जैसे कि सॉल्युबिलिटी फैक्ट्स हैं, बेसिकली फैक्ट्स हैं, असर्शन रीजनिंग में आ सकते हैं, डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स ट्रू करके पूछे जा सकते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20-25 टाइम्स ग्रेटर देन O2। पहली बात ये है। अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर देन कंपेयर टू O2। यानी ऑक्सीजन के मुकाबले कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को पार करते हुए पर यूनिट जो डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर है वो मच हायर है। जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वो आसानी से डिफ्यूज भी कर जाएगी। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का जो टोटल जो विड्थ है वो 1 मिलीमीटर है। पहला ये बना होता है 3 लेयर्स का बना होता है। थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द एल्वेलाई, एंडोथेलियम ऑफ द एल्वेलर कैपिलरीज एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। Thin basement membrane supporting squamous epithelium and basement membrane surrounding the single layer of endothelial cells of capillaries. Most important point. डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किन 3 चीजों का बना होता है, उसका विथ क्या है, किन 3 चीजों का बना होता है? थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द एल्वेलाई, एंडोथेलियम ऑफ द एल्वेलर कैपिलरीज एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग स्क्वामस epithelium and basement membrane surrounding the single layer of endothelial cells of capillaries। ठीक है, ये अगेन अब यहाँ पे सिस्टेमिक वेन्स और सिस्टेमेटिक आर्टरीज और पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी का मैं आपको कंसेप्ट कार्डियक या बॉडी फ्लूइड जो सर्कुलेशन वाला चैप्टर है उसमें बहुत अच्छे से समझाऊंगा। इन्होंने टर्म्स दे दिए हैं। अब अगेन एल्वियुलर एयर का PO2 कितना है 104, CO2 कितना है 40, एटमॉस्फेयर में कितना है 159, अंदर आएगा जाएगा कहाँ पे पल्मोनरी वेन में और फिर जाके टिश्यूज में एक्सचेंज होगा। ये वाला जो कंसेप्ट है ये मैं आपको सर्कुलेशन में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी आप इसका सिर्फ डायग्राम देख लीजिए। रादर मैं आप लोगों से एक चीज और रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ डायग्राम्स जैसे ये वाला डायग्राम है, इन डायग्राम्स की हल्की हल्की छोटी छोटी रफ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत फेयर बहुत सुंदर डायग्राम बनाए, बट इनकी प्रैक्टिस करते रहे क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। डायग्राम की शक्ल में नहीं, कंसेप्ट की शक्ल में। ठीक है, तो सिस्टमिक वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिस्टमिक आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो इसी भी पूछ लेगा कि सिस्टमिक वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट मींस the partial pressure of carbon dioxide is more than the oxygen, the partial pressure of carbon dioxide is less than the oxygen, the partial pressure of carbon dioxide and oxygen are equal, it doesn't have any effect on the partial pressure of oxygen and carbon dioxide। बन गया एक अच्छा सवाल एम्स लेवल का, या सर्जन रीजनिंग में पूछ लिया गया कि सिस्टमेटिक वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बिकॉज the partial pressure of carbon dioxide, statement 1, statement 2, the partial pressure of carbon dioxide 45 mm of Hg is greater than partial pressure of oxygen, that is 40 mm of Hg। statement 1 is correct, statement 2 is also correct, statement 2 is the correct explanation of statement 1। सर्शन रीजनिंग वाला एक सवाल बन गया, बन सकते हैं। मैंने वही कहा एग्जामिनर अगर अपना थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा, अगर थोड़ा सा वाइज होके सोचेगा तो बहुत अच्छे सवाल बन सकते हैं और बहुत अच्छे सवाल बनते भी हैं। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, नीट का पैटर्न चेंज हो रहा है और होना भी चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, तो प्लीज मेक श्योर टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट। रटना नहीं है, बायोलॉजी को सिर्फ रटना नहीं है, समझना भी है। रटना कहाँ है वो मैं बताता हूँ। जैसे फिजिक्स के फॉर्मूले रटने पड़ते हैं, केमिस्ट्री में कुछ कुछ इक्वेशंस रटनी पड़ती हैं, मैथ्स में फॉर्मूले रटने पड़ते हैं, उसी तरह से बायोलॉजी में कुछ चीजें रटनी है, बाकी चीजें समझा दूंगा। ओके, हाँ तो मैंने क्या क्या बताया था? स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द एल्वेलर 1 सेल थिक, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरी, इन तीन का मिलकर बना होता है 8 मिलीमीटर से कम होता है। ये है आपका एक डायग्राम, बनाया जा सकता है, पूछा जा सकता है। अब स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ द एल्वेलर वॉल इज 1 सेल थिक, मल्टीसेलुलर थिक, इज नॉट थिक एट ऑल करके ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीजें इसमें प्रेजेंट है, कौन कौन सी एब्सेंट है, वो बताई जा सकती है।
अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस के स्नैपशॉट है, ठीक है। कुछ भी रह गया हो पढ़ना है, हालांकि कुछ रहा नहीं है फिर भी पढ़ना है, पॉज करके वीडियो देखना है। आज की क्लास छोटी क्लास है, 20 मिनट की क्लास है, क्योंकि लास्ट वाली क्लास थोड़ी सी लंबी थी तो उतना अच्छा रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला था। कोई बात नहीं, होता है, चलता है। मैं भी अभी स्टार्टिंग ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज्यादा कुछ बहुत वो कर दिया है, और अभी आप लोगों को कुछ ज्यादा मिस भी नहीं हुआ है। ये तीसरा वीडियो है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए, और रटने की बजाय समझिए। बायोलॉजी भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। साथ में साथ प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और उतने ज्यादा अच्छे चांसेस है कि आपका नीट में एक अच्छा स्कोर है। रिमेंबर, कंपटीशन टफ है, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक मोटिवेशनल वीडियो, एक पूरा एक स्ट्रेटेजी वाइज वीडियो मैं आपका बनाऊंगा। एग्जाम से 20-25 दिन पहले, लगभग आपका मई में एग्जाम होता है, फर्स्ट संडे ऑफ मई को एग्जाम होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं अप्रैल के सेकेंड वीक में आपको एक मोटिवेशन वाला वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए लास्ट के दिनों के लिए। एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट, सिलेक्शन हो जाएगा। बाय।